Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Isha Verma and I am a chartered accountant. This video is dropping right at the point when you guys really need it. Hardly 7 to 10 days रहते हैं for your CA examinations May 26, and in this video I'm going to share the revision strategy, how to tackle weak subjects, how to strategize your examination hours, 3 hours. ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. देखो मुझे भी CA बने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. I've just got the transition from a student to a professional. So मैंने जो भी बुद्धि लगाई थी एग्जाम क्लियर करने के लिए वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड एक सुपर लाइक होगा वो भी करके जाना. एंड पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे, तो कमेंट में जरूर लिख के जाना. आई एम वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माय प्रिपरेशन. आई विल गिव माय बेस्ट. ठीक है, रिजल्ट का नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अपना बेस्ट देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. देखो मैंने खुद अपने एग्जाम्स जो है ना बहुत कम टाइम में क्लियर किया है, तो आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट आई डिड सो दैट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. पहली जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, देखो हमारा जो सिलेबस होता है वो काफी वास्ट होता है. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा है और वो काफी इजी लगा था एंड तब हमें लगा वाओ दिस इज इन आवर कंट्रोल. बट ओवर द टाइम हम वो टॉपिक्स भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं. तो ये अगले 10 दिन में ये बहुत जरूरी है कि आप उन सारी चीजों को रिवाइज करो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो. कभी भी जब हम रिविजन कर रहे हो एग्जाम के 10 दिन पहले, तो सेलेक्टिव रिविजन मत करना, प्लीज मत करना, क्योंकि वो छोटे पॉइंटर्स बहुत जरूरी हैं. तो मैंने एग्जाम के 10 दिन पहले पूरा सिलेबस A to Z रिवाइज करना शुरू किया था. रिविजन का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप लिख के प्रैक्टिस करोगे. आपको विजुअली भी रिवाइज करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं. मतलब देखो कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, कोई कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग से निकल गया हो जो इजी था, ऐसे ऐसे करके भी रिवाइज करना है. कोई सम है जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ था उसके आगे कुछ लिखा तो वो देख लो वो सम कैसे होता है. एक रिकॉल करना बहुत जरूरी है. सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो ना इंपॉर्टेंट हो, पूरा फुल कवरेज एग्जाम के पहले देना है. तो अपनी रिवीजन ऐसे ही करना अगले 10 दिन. दूसरा पॉइंट आता है जो 1.5 दिन है. 1.5 दिन में भी कोशिश करना कि पूरा सिलेबस जितना मैक्सिमम हो सके कर लेना. देखो 1.5 दिन का क्या करती थी मैं, पहले दिन जो था उस दिन तो मैं जैसे एग्जाम हॉल से वापस आए तो उस दिन मैं कुछ नया फ्रेश पढ़ रही थी. अगले पूरे दिन मैं नया जो फ्रेश नहीं मतलब जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था वो पढ़ रही थी. अगले दिन भी मैं पूरा जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था वो सब कुछ रिवाइज कर लेती थी. ठीक है, ये सब कर लेना. लेकिन थियोरी सब्जेक्ट्स जैसे ऑडिट है, जैसे लॉ है, इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ले. देखो सम्स में होता है, प्रैक्टिकल में होता है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लो, लेकिन जो ये थियोरी सब्जेक्ट्स है इनका रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है. मतलब आज पढ़ोगे हो सकता है कल भूल जाओ. तो मैंने इनके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे. अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का, आई नो, तो इसका भी सोल्यूशन है. आप क्या कर लो, जो भी टीचर का समरी नोट्स वगैरह अवेलेबल है उसमें आपने जो और पढ़ा है अभी आप रिवाइज करोगे ना अगले 10 दिन, तो जो और पढ़ा है लग रहा है जो समरी नोटबुक में नहीं है वो सब ऐड करते जाना. ठीक है, ताकि वो आपका वो 1.5 दिन का रिविजन जो है वो बन जाए आपके लिए. अब देखो मैंने ऑडिट और लॉ को कैसे टैकल किया. ऑडिट के सेक्शन, लॉ के सेक्शंस हो, ऑडिट के कीवर्ड्स हो, ये बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाते हैं. तो जब तुम्हारा ऑडिट का पेपर होगा, लॉ का पेपर होगा या थियोरी सब्जेक्ट का पेपर होगा, तब रात में लेट मत पढ़ना, रात में नॉर्मल पढ़ना. अगले दिन सुबह जल्दी उठ, ट्राई करना कि थियोरी पेपर में आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, और जल्दी उठ के सुबह से पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना. तो क्या होगा कि आपका जो भी कीवर्ड्स है वो वापस रीगेन हो जाएगा एंड एग्जाम हॉल तक आप उसको रिटेन कर पाओगे. और एग्जाम हॉल में पहुंचते ही, क्वेश्चंस देखते ही उसकी कीवर्ड्स आप कहीं पे पेंसिल से लिख लेना ताकि वो आपको आंसर लिखने में ईजी आ जाए. तो ये स्ट्रैटेजी मैंने ऑडिट और लॉ में बनाई थी. जो सेक्शंस थे इंपॉर्टेंट वो मैंने सुबह उठ के रिवाइज किया था ताकि एग्जाम हॉल तक में उनको कंफ्यूजन ना आए कि कौन सा सेक्शन क्या था. पॉइंट नंबर 3, जितना हो सके समरी बनाओ, पास्ट ईयर पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी को प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुकी है, क्या पूछने वाली है, किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है, क्या लेवल होता है डिफिकल्टी का. तो ये सब कुछ समझने के लिए पास्ट ईयर पेपर्स का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. एंड अगर इस टाइम पे आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पास्ट ईयर पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी ढूंढने बैठे, तो यू कैन डेफिनेटली परचेज योरसेल्फ सम रेफरेंस books like Taxman Crackers, which is one of the best sellers, and I've also personally used for myself. Taxman is one of the well-known brands for the CA, CMA community, undergrad and postgrad students. Taxman also publishes books on in-depth topics like GST, income tax, financial management by well-known authors. You can definitely check out Taxman student link in the description and also use code ISH10 to get a discount for yourself. And now let's get back into the video. देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4. इस पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि आपके 3 में से कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है, लगता है जैसे ऑडिट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ था सीए फाइनल में, मुझे लगा था कि 4 सब्जेक्ट्स होते थे, तो 4 में मैंने 3 बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और एक ऐसा था जो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो था ऑडिट का पेपर. तो डेफिनेटली अगर आपके 3 में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसको डेली 2 घंटे पढ़ो, डेली शाम में पढ़ते रहो. ठीक है, डेली 2-2 घंटे पढ़ो ताकि उसमें बाय द एंड आपको कॉन्फिडेंस आ जाए. एंड जब आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहा हो ना, उसके 2 दिन पहले से उसको डेली पढ़ना बंद कर दो, फिर 2 दिन पहले सिर्फ वही पढ़ो जो आपका फर्स्ट पेपर है. ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको जरूर फॉलो करना. नंबर 4,
ICAI जो है ना एग्जाम में कभी भी रिपीटेड क्वेश्चंस आप देना बंद कर दिया। अगर आप सोच रहे होगे कि पास्ट ईयर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो पास्ट ईयर में से कुछ उठकर आ जाएगा, तो ये अब नहीं हो रहा है। ICAI न्यू क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है। तो न्यू क्वेश्चंस का कैसे पता चलेगा? जब आप उसको एटलीस्ट स्टडी मटेरियल से आपने जो भी पढ़ा है उसको मैप कर पाओ। तो वही बोल रही हूँ कि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे पास्ट ईयर पेपर्स के RTP MTP, तो आपको दिख जाएगा कि किस टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जो टॉपिक आपको लगता है थियोरी सब्जेक्ट में स्पेशली, फॉर एग्जांपल ऑडिट के एक चैप्टर में आपको लगता है कि ऑलमोस्ट हर जगह से क्वेश्चन आ चुका है, पर एक टॉपिक है या एक सब टॉपिक है इससे क्वेश्चंस नहीं आए, तो कई बार चांसेस है कि उससे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे जितना पास्ट ईयर पेपर और जितना आप स्टडी मटेरियल को साथ में अपने साथ बना के रखोगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन खुद से ऐसे एनालाइज कर लिया था कि इस टॉपिक से आना चांस बन रहा है, इस टॉपिक से आने का चांस बन रहा है। वो कैसे? क्योंकि जब मुझे दिख गया कि पास्ट ईयर में बाकी टॉपिक्स पूछे गए हैं तो बहुत सारा चांस था कि दूसरा टॉपिक जो बचा है उससे आ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे आते हैं। मैं स्ट्रैटेजी नंबर काउंट भूल गई, तो मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे आते हैं। आई थिंक इट्स 5th और 6th स्ट्रैटेजी जो भी है। तो हम एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे आते हैं। एग्जाम हॉल में शुरू में आपको 15 मिनट मिलेंगे एंड देन 3 घंटे का आपका पेपर होता है। उस 15 मिनट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना। उस 15 मिनट में जरूर देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको आते हैं। एंड जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे, फॉर एग्जांपल आपको दिखे कि ये क्वेश्चन जो है सेक्शन नंबर 144 का है, 142 का है, वो वहीं पे लिखते रहना कि 142 140 ऐसे करके सेक्शन लिख देना। या आपने कोई कीवर्ड याद कर रखा है, फॉर एग्जांपल ऑडिट में हम बहुत सारे एक्रोनिम्स याद करके रखते हैं ना, तो वो एक्रोनिम्स वहां पे लिख देना ताकि आप जब लिखने लगो आंसर तब आपको सोचने का टाइम ना मिले। क्योंकि जब आप एग्जाम में तुरंत बैठते हो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, उस टाइम पे आप जो भी आपने रिकॉल करके आए हो वो आप फटाफट से क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो एंड उसके थ्रू आपको आंसर राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगा। रही बात आपके MCQ की, तो अगर MCQ का देखो, मैं क्या करती थी, मैं पहले हमेशा सब्जेक्टिव सॉल्व करती थी। MCQ के लिए बीच में थोड़ा सा टाइम निकालती थी और एंड में थोड़ा सा टाइम निकालती थी। मैं कभी भी या तो सबसे पहले सारे सब्जेक्टिव करके MCQ का वेट नहीं करती थी, या पहले MCQ करके फिर सब्जेक्ट नहीं करती थी। मिक्स मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि MCQ एंड में कर लेंगे और एंड में टाइम ही नहीं बचता और आप एंड में सिर्फ BB CC करके आ जाते हो। लेकिन कई बार आपको MCQ बहुत इजी आ जाते हैं, तो MCQ को बीच में जरूर रखना। तो अब मान लो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आपने जब 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसके बाद MCQ कर लेना, फिर चौथा क्वेश्चन करना या 5वां क्वेश्चन करना। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने तो 3 करके फिर MCQ करके फिर 2 और कर लेना। इस तरीके से बीच में रख लेना थोड़ा सा MCQ और थोड़ा सा बचा MCQ एंड के लिए छोड़ देना। ऐसा कर लेना ताकि पूरा MCQ ना छूटे एंड पूरा सब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई भी आपने बिल्कुल MCQ का टाइम ना मिले, फॉर एग्जाम्पल आपने सारा टाइम सब्जेक्टिव में बिता दिया, तो ऐसा मत करना कि रैंडम ABCD कर देना। सब में BB या सब में CC, सब में एक ही वो कर देना ताकि मैक्सिमम चांस बन जाए। ये तब करना जब आपको याद MCQs बिल्कुल नहीं आते हो या फिर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आप यूज करना। मैंने भी यही सारी चीजें फॉलो करी थी एंड इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। बाकी इफ यू हैव लेफ्ट विद एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद ऑल द बेस्ट। बाय बाय।